सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियों का पुनर्गठन। हर समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल। नई समितियां 13 सितंबर से प्रभावी। संशोधित विदेशी अंशदान विनियमन कानून 29 सितंबर से लागू। कानून में एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर देना अनिवार्य। विदेशी अंशदान हासिल करने वाले एनजीओ को प्रशासनिक कार्यों के लिए कोष का 20% खर्च करने की ही अनुमति। कृषि और श्रम सुधारों से देश के श्रमिक, किसान, महिलाएं और युवा होंगे सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर किसानों को एमएसपी और सरकारी खरीद जारी रहने का दिया भरोसा। कहा, विपक्षी दल विरोध के नाम पर देश के किसानों को कर रहे हैं अपमानित। बांग्लादेश में भारत की मदद से चल रही विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय प्रणाली का होगा गठन। भारत बांग्लादेश संयुक्त परामर्श आयोग की 6ठी बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच दिसंबर में होगी वर्चुअल बैठक। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में 3 दिवसीय बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। लोकसभा की 1 और 11 राज्यों की 56 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का 2020-21 के लिए पुनर्गठन हो गया है। नई समितियां 13 सितंबर से प्रभावी मानी जाएंगी। संसद के दोनों सदनों में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की संख्या 24 है, जिसमें से 8 समितियां राज्यसभा के अधीन हैं। सभापति राज्यसभा ने इन 8 समितियों के अध्यक्षों के साथ सभी समितियों में राज्यसभा के चुनिंदा 10-10 सदस्यों को मनोनीत किया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने 16 समितियों के अध्यक्षों के साथ हर समिति में लोकसभा से 21-21 सदस्यों को मनोनीत किया है। राज्यसभा के तहत वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष वी विजयसाई रेड्डी को बनाया गया है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर रामगोपाल यादव, गृह कार्य संबंधी समिति का अध्यक्ष आनंद शर्मा, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, उद्योग संबंधी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के केशव राव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश को बनाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय संबंधी समिति का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष टीजी वेंकटेश को बनाया गया है। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति में राज्यसभा से प्रियंका चतुर्वेदी, रूपा गांगुली, सुशील कुमार गुप्ता, मल्लिकार्जुन खड़गे, जुगल सिंह माथुर जी लोखंडवाला, ओम प्रकाश माथुर, मौसम नूर, दीपक प्रकाश और वायालाल रवि को सदस्य बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति में राज्यसभा से ए के एंटनी, इंदु बाला गोस्वामी, डॉक्टर एल हनुमंतैया, सुरेश प्रभु, डॉक्टर शांतनु सेन, वशिष्ठ नारायण सिंह, के सोम प्रकाश, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और संपतिया उइके शामिल हैं। आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह कार्य संबंधी समिति में एस.आर. बालासुब्रमण्यम, पी भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिल जैन, सतीश चंद्र मिश्र, नीरज शेखर, रामचंद्र प्रसाद सिंह, राकेश सिन्हा, दिनेश त्रिवेदी और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति में राज्यसभा से अर्पिता घोष, भुवनेश्वर कलिता, विशंबर प्रसाद निषाद, डॉक्टर सस्मित पात्रा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, गोपाल नारायण सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर एम थम्बीदुराई और जी के वासन शामिल हैं। डॉक्टर के केशव राव की अध्यक्षता वाली उद्योग संबंधी स्थायी समिति में बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, सुभाषीष चक्रवर्ती, श्वेत मल, जोस के मणि, रानी नारा, सुभाष चंद्र बोस पिल्लाई, केसी राम मूर्ति, संजय सेठ और डॉक्टर अमी याज्ञिक शामिल हैं। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत और विधि न्याय संबंधी स्थायी समिति में अभय भारद्वाज, राजेंद्र गहलोत, नरेश गुजराल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुखेंदु शेखर राय, के.आर. सुरेश रेड्डी, शिव प्रताप शुक्ला, विवेक के तनखा, पी विल्सन शामिल हैं। जयराम रमेश की अध्यक्षता वाले विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति में अनिल बलूनी, आर.एस. भारती, वंदना चौहान, हिशे लांगचुगपा, परिमल नथवानी,
भास्कर राव नेक्कांती, अश्विनी वैष्णव, रवि प्रकाश वर्मा और बिनोय विश्वम शामिल हैं। टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति में प्रसन्न आचार्य, राज बब्बर, संभाजी छत्रपति, डॉक्टर सोनल मानसिंह, दिलीप ओब्रायन, तिरुचि शिवा, धर्मपुरी श्रीनिवास, विनय दीनू तेंदुलकर और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखती हैं। संसद की भले ही साल में 70 के आसपास बैठकें होती हों, लेकिन संसदीय समितियों की साल भर में 400 से अधिक बैठकें होती हैं। सभापति राज्यसभा ने बीते सत्रों में समितियों को और प्रभावी बनाने के लिए कई पहल की हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। संशोधित विदेशी अंशदान विनियमन कानून मंगलवार से लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित कानून में गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन कानून 2020 को हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान मंजूरी मिली थी। इसके मुताबिक विदेशी कोष हासिल करने वाले एनजीओ को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए कोष का 20% खर्च करने की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानवाधिकारों की आड़ में देश के कानून को तोड़ने के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाया जा सकता है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का रवैया और उसके बयान दुर्भाग्यपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर बताए गए और असलियत से बहुत दूर है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत 20 साल पहले सिर्फ एक बार 19 दिसंबर 2000 को अनुमति ली थी। मंत्रालय ने कहा है कि उसके बाद बार बार आवेदन करने के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल को अनेक सरकारों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की अनुमति नहीं दी और कानून के अनुसार वो इस तरह की स्वीकृति प्राप्त करने के पात्र नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एमनेस्टी यूके ने विदेशी मुद्रा कानून की अनदेखी करते हुए भारत में पंजीकृत 4 संगठनों को बड़े पैमाने पर धनराशि भेजी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत में बहुलवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मुक्त प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका और जीवंत बहस की परंपरा रही है। भारत के लोगों ने वर्तमान सरकार पर जो भरोसा जताया है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और श्रमिकों से जुड़े बड़े सुधारों से देश का किसान, श्रमिक और महिलाएं और नौजवान सशक्त होंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। नमामि गंगे अभियान के तहत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश में एमएसपी भी रहेगी और किसान को देश में कहीं भी फसल बेचने की आजादी भी रहेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सुधारों का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे अभियान के तहत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा नदी देश की करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है। इसलिए गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए सरकार नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के किसानों, श्रमिकों और स्वास्थ्य से जुड़े बड़े सुधार किए हैं। इन सुधारों से देश का किसान, श्रमिक, महिलाएं और नौजवान सशक्त होंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को फिर भरोसा दिलाया कि देश में एमएसपी भी रहेगी और किसान को देश में कहीं भी फसल बेचने की आजादी भी रहेगी। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं
कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सुधारों का ये सिलसिला देश हित में है और ये निरंतर जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म्स का ये सिलसिला देश के संसाधनों को बेहतर बनाने का ये सिलसिला देश हित में है, देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए है और ये निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत हर दिन करीब 1 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है और सिर्फ 1 साल में ही देश के 2 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। जल जीवन मिशन। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम संहिताओं को लेकर शंकाओं को निराधार बताया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने नए बदलावों को ऐतिहासिक बताया। संसद के मॉनसून सत्र में श्रम सुधारों से जुड़ी संहिताएं पारित हुई थी। संसद से पारित हुई नई श्रम संहिताओं को लेकर उठते सवालों को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खारिज किया है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सभी आशंकाएं निराधार हैं। कारखानों में काम बंद करने में सरकार से पहले से अनुमति लेने के मामले में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 किया गया है। इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इसकी सिफारिश संसद की स्थायी समिति ने की थी। मंत्रालय का कहना है कि नए प्रावधान से कारोबारी बिना डर के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकेंगे, जिससे कारोबार का विस्तार तो होगा ही, रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। श्रम मंत्री ने बताया कि कामगारों के अधिकार और नोटिस अवधि के बदले में वेतन देने के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। राजस्थान ने जो परिवर्तन किया है उसका लाभ राजस्थान को मिल रहा है। वहाँ पर उद्योग धंधों की संख्या बढ़ रही है और ज़्यादा उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं और वास्तव में ये एक ऐसी बात है कि इसमें पूरे देश के लोगों की समझ में आ रहा है कि हम मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं। मजदूरों को रोज़गार मिले, सही रोज़गार मिले और इंडस्ट्री भी सही ढंग से आगे बढ़ने का काम करे। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नए कल्याणकारी प्रावधान पेश किए हैं, जिसके तहत ESIC का विस्तार बागान कामगारों तक कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। साथ ही निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य चेकअप भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया है। पहली बार देश में प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नई संहिताओं में और भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं। ये सही जानकारी रहे कि कौन कहाँ से कहाँ जाता है और कितने दिन रहता है और क्या काम करता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एक बिल्कुल ऐसा डाटा देने की स्थिति में रहेंगे कि देश के अंदर वास्तविक मजदूरों की संख्या क्या है और उनकी क्या क्या असुविधाएं हैं। जोखिम वाले कामकाज से जुड़े कामगारों के अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की बेहतरी के लिए नई संहिताओं में प्रावधान हैं। हाल ही में 3 श्रम संहिता विधेयकों को संसद के सत्र में पारित किया गया था, जिनके साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। रक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने कल डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च किया। समारोह के दौरान रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेनाएं अपनी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा नवाचार संगठन के मंच का उपयोग कर सकती हैं। इसी तरह भारतीय स्टार्टअप भी इसे रक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हमने ये अच्छी तरह समझा है कि इसमें सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में हमने ये अच्छी तरह समझा है कि इसमें सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, इसके लिए हमने कई नीतिगत कदम भी उठाए हैं। हमारी सेनाओं में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह मोदी द्वारा शुरू किया गया आईडेक्स एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है और इसके प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस साल दिसंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश के साथ संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। संयुक्त सलाहकार आयोग की 6ठी बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। बैठक में दोनों देशों ने भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाह संपर्कों के विस्तार की समीक्षा की। दोनों नेता मौजूदा परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और अन्य देशों के साथ परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमत हुए। संयुक्त सलाहकार आयोग में कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के बारे में भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी 16 दिसंबर को स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए बांग्लादेश की सराहना की। भारत ने चीन को सीमा मामले में हुए औपचारिक समझौते से पीछे न हटने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि 1959 में चीन ने एकतरफा रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा निर्धारित कर ली थी, जिसे भारत ने कभी नहीं माना। इस बारे में भारत के विचार में कोई बदलाव नहीं आया है और उसका पक्ष जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन ने सीमा को लेकर आपसी सहमति के आधार पर कई द्विपक्षीय समझौते किए हैं। देश की उत्तरी सीमा पर एक असहज सी शांति के बीच तनाव बना हुआ है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारतीय वायुसेना ने बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई की है। वायुसेना इस क्षेत्र में किसी भी दुष्प्रयास का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कहना है भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का। वो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हाल ही में वायुसेना में शामिल किए गए राफेल विमानों से उसकी ताकत में इजाफा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने पहले से मौजूद C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट और चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की सेना से बेहतर टेक्नोलॉजी का होना हमारी वायुसेना की जीत सुनिश्चित कराएगा। The present security scenario along our northern frontiers is at an uneasy no war, no peace status. Our defense forces are prepared for any eventuality, as you are aware. IF has responded with rapidity and resolve to counter any misadventure. And its air power will be a crucial enabler in our victory in any future conflict. It is really critical to any future conflict. And it is therefore imperative that IF obtains and maintains technological edge over our adversaries. The recent inductions of Rafale along with C-17s, Chinook, Apaches and other aircraft fleets has provided IF with substantial tactical and strategic capability enhancement. और बात करेंगे कोविड-19 अपडेट की। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से 51 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में ठीक होने की दर 83% से अधिक हो गई है। देश में अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। पिछले हफ्ते 77.8% टेस्ट किए गए। दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट से पता चला है कि देश की बड़ी आबादी अभी भी कोविड-19 की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान 90,000 से ज्यादा रिकवरी भी देश में दर्ज की गई है। आज की तिथि में देश में जो एक्टिव केस हैं वो केवल 15% हैं कुल केसेस के, और जो रिकवर्ड केस हैं वो 83% है। तो 83% आर द रिकवर्ड केसेस and 15.4% are the active cases.
So the percentage of active cases, as you would see, has shown a continuous and sustained decline from 15 September till date. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कल वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। इन दिशा निर्देशों से सांस संबंधी स्वच्छता, बार बार हाथ धोने, सुरक्षित दूरी और कार्यस्थल को बार बार सैनिटाइज करने जैसे संक्रमण नियंत्रण उपायों के आधार पर कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के सभी महत्वपूर्ण उपायों को एकीकृत करके कार्य योजना बनाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार उचित व्यवहार का पालन करने का भी आग्रह किया। वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ये दिशा निर्देश लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। वर्तमान स्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार सुबह ही जांच के लिए उनका सैंपल भेजा गया था। उपराष्ट्रपति के सचिवालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया है कि उनका रूटीन कोरोना टेस्ट हुआ और टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य बेहतर है और उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी पत्नी उषा नायडू का भी कोरोना टेस्ट किया गया। हालांकि उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी उपराष्ट्रपति की पत्नी एहतियातन होम आइसोलेशन में है। तमिलनाडु सरकार ने कुछ रियायतों के साथ 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने 1 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को शिक्षकों से संपर्क करने के लिए स्कूल जाने की पहले दी गई अनुमति पर भी रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने चेन्नई में एक दिन में 100 घरेलू उड़ानों को आने की इजाजत दी है। वहीं सिनेमा के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। शूटिंग के दौरान 100 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वो कोरोना वायरस महामारी के चलते नवरात्रि और दशहरा त्योहार सादगी से मनाएं। राज्य सरकार ने सामूहिक भागीदारी वाले डांडिया, गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बदले स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का सुझाव दिया। दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य समय में होने वाले विसर्जन, जुलूस, भीड़भाड़ की इजाजत नहीं दी गई है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए नियम के तहत दुकानों में मिठाइयों की सजी थालियों पर बेस्ट बिफोर हलवाइयों के लिए लिखना अब अनिवार्य होगा। मतलब मिठाई जिस समय तक खाने योग्य होगी उसकी तारीख मिठाई की थाली पर अब लिखनी होगी। हालांकि मिठाई बनाने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसे विनिर्माताओं की इच्छा पर छोड़ दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। अब 1 अक्टूबर से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेज के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। ट्रैफिक अधिकारियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए हाथ में मोबाइल या इसके जैसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने की छूट नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का उपयोग करना यातायात नियमों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा और ड्राइवरों और नागरिकों के उत्पीड़न को दूर करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेगी। निर्वाचन आयोग के 3 शीर्ष अधिकारी बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत राज्य आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। वहीं चुनाव आयोग ने लोकसभा की 1 सीट और 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। इन 56 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश से हैं, जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा आयोग ने बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। जिन 56 सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें सबसे ज्यादा सीट मध्य प्रदेश से है, जहां 28 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही गुजरात विधानसभा की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 7 सीटें, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, मणिपुर और नागालैंड में 2-2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनके अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा की 1-1 सीट पर भी उपचुनाव की तारीख घोषित की गई है। 54 सीटों के उपचुनाव की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पर्चा भरने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। नामांकन की जांच 17 अक्टूबर को होगी। उपचुनाव में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 3 नवंबर और वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी, जबकि बिहार में 1 संसदीय सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। बिहार और मणिपुर के लिए पर्चा भरने की तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। बिहार और मणिपुर के लिए नामांकन जांच करने की तारीख 21 अक्टूबर होगी। इन सीटों पर नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर तय की गई है। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग ने कहा कि इन राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग इन राज्यों से बाद में बात करने के बाद चुनाव के बारे में फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुवैत के शीर्ष राजनयिक और शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह का निधन हो गया है। वो 91 वर्ष के थे। 1980 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक से नजदीकी बढ़ाने के लिए तेल संपन्न राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक के रूप में वो जाने जाते थे। शेख अल सबाह ने सऊदी अरब और उसके सहयोगियों और कतर के बीच जारी राजनयिक गतिरोध समेत क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थ के रूप में भी काम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कुवैत के शासक शेख सबाह अल अहमद अल जबर अल सबाह के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा। राष्ट्रपति ने शेख सबाह को एक महान मानवतावादी और भारत का अच्छा दोस्त बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख सबाह अल अहमद अल सबाह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आज कुवैत और अरब दुनिया ने एक प्रिय नेता और भारत का एक करीबी दोस्त और एक महान राजनेता खो दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच पहली आधिकारिक प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हो गई है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो रही है। जो बाइडेन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले ट्रंप और बाइडेन के बीच 3 बार इस तरह की बहस होगी। दूसरी डिबेट 15 अक्टूबर और तीसरी 22 अक्टूबर को होनी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।